नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये सिर्फ तारीखों, राजाओं और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। ये उन अनगिनत गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने सदियों तक अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये उन वीरों की गाथा है जिनके बलिदान को इतिहास के किताबों ने शायद भुला दिया, लेकिन जिनकी हिम्मत आज भी हमारे दिलों में प्रेरणा की आग जला सकती है। आज हम समय के पहिए को 1000 साल पीछे घुमाएंगे और उस दौर में जाएंगे जब भारत को सचमुच में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिर और शहर बेहिसाब दौलत से भरे होते थे। यहाँ की जमीन सोना उगलती थी और यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में अपनी चमक बिखेर रही थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। ये महान देश सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसी महाशक्तियां सदियों तक एक दूसरे का खून बहाकर कमजोर हो चुकी थीं। चंदेल, परमार, चौहान जैसे शक्तिशाली राजपूत वंश अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में ही उलझे हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उत्तर पश्चिम की बर्फीली पहाड़ियों के पार एक ऐसा तूफान पनप रहा है जो जल्द ही उनकी रियासतों के दरवाजे पर ही नहीं बल्कि उनके अस्तित्व पर दस्तक देने वाला था। ये कहानी है उस तूफान के पहले थपेड़े की और उस चट्टान की जो उसके रास्ते में सबसे पहले और सबसे अकेली खड़ी हुई थी। ये कहानी है हिंदू शाही राजवंश की, भारत के उन प्रहरियों की जिन्होंने आने वाले सैकड़ों सालों के संघर्ष की पहली और सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। ये कहानी शुरू होती है 10वीं सदी के अंत में आज के अफगानिस्तान की एक छोटे से शहर गजनी से। यहाँ एक तुर्क गुलाम अल्पतिगिन ने एक नए राजवंश की नींव रखी थी, जिसे उसके दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन ने एक साम्राज्य में बदलना शुरू किया, गजनवी साम्राज्य। सुबुक्तगीन का एक बेटा था महमूद। उसकी रगों में फौलाद और आंखों में पूरी दुनिया को जीतने का एक जुनूनी सपना था। वो जितना बहादुर था उतना ही क्रूर और महत्वाकांक्षी भी। 998 ईस्वी में सिर्फ 27 साल की उम्र में उसने अपने ही भाई इस्माइल को एक छोटी लेकिन निर्णायक लड़ाई में हराकर गद्दी पर कब्जा कर लिया और खुद को गजनी का सुल्तान घोषित किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इतिहास का पहला शासक। सुल्तान बनते ही महमूद ने बगदाद के खलीफा के प्रति अपनी वफादारी तो दिखाई, लेकिन उसके इरादे पूरी तरह से आजाद और खतरनाक थे। उसने एक कसम खाई, वो हर साल हिंदुस्तान पर हमला करेगा। उसके इरादे शीशे की तरह साफ थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत। वो यहाँ के मंदिरों और शहरों को लूटकर इतना सोना चांदी इकट्ठा करना चाहता था जिससे वो मध्य एशिया में अपने दुश्मनों को कुचल सके और अपनी राजधानी गजनी को दुनिया का सबसे शानदार और शक्तिशाली शहर बना सके। दूसरा, वो इस्लाम का परचम दूर दूर तक फहराना चाहता था और बुत शिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहलाना चाहता था। और तीसरा, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करके इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था। उसकी नजर में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का एक ऐसा खुला खजाना था जिसे लूटने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जिस वक्त महमूद गजनी में अपनी फौलादी सेना तैयार कर रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक वीर राजवंश एक दीवार की तरह खड़ा था, हिंदू शाही। उनका विशाल राज्य आज के अफगानिस्तान के काबुल से लेकर पाकिस्तान के पंजाब तक और कश्मीर से मुल्तान तक फैला हुआ था। सदियों से ये शाही राजा भारत की सीमाओं के प्रहरी थे। हर बाहरी हमलावर को सबसे पहले उन्हीं की तलवारों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जब वो सरहद पर अपनी छाती पर तूफान झेल रहे थे, तब हिंदुस्तान के बाकी बड़े राज्य अपनी ही दुनिया में मग्न थे। वो आपसी लड़ाइयों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि अगर सरहद की ये दीवार गिरी तो अगला नंबर उनके ही महलों का होगा।
इस आपसी फूट ने हिंदूशाही राजवंश को उस खतरनाक सरहद पर बिल्कुल अकेला और कमजोर कर दिया था। वे पूरे भारत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन भारत उनके साथ नहीं था। उस दौर में हिंदू शाही गद्दी पर बैठे थे महाराजा जयपाल। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिज्ञ और एक महान योद्धा थे। वो जानते थे कि गजनी में पनप रही ये नई तुर्क ताकत एक दिन भारत के लिए नासूर बनेगी। इसलिए उन्होंने दुश्मन के उनके दरवाजे तक आने का इंतजार करने के बजाय खुद पहल की। 986 से 87 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं से मदद लेकर एक संयुक्त सेना बनाई और महमूद के पिता सुबुक्तगीन पर सीधा गजनी में ही हमला कर दिया। ये एक साहसिक कदम था। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला, लेकिन अचानक मौसम ने साथ छोड़ दिया। भयानक बर्फबारी और तूफान ने शाही सेना को तितर बितर कर दिया और जयपाल को एक अपमानजनक संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जयपाल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने संधि तोड़ दी और फिर से सुबुक्तगीन का सामना किया, पर इस बार भी नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। इन शुरुआती लड़ाइयों ने गजनवी साम्राज्य को काबुल और आसपास के इलाकों पर कब्जा करने का मौका दे दिया। फिर आया साल 1001 ईस्वी। अब गद्दी पर सुल्तान महमूद बैठ चुका था। वो अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी 15,000 चुस्त और अनुभवी घुड़सवारों की सेना लेकर पेशावर के मैदान में आ धमका। महाराजा जयपाल ने भी एक विशाल सेना खड़ी की। 30,000 पैदल सैनिक, 12,000 घुड़सवार और 300 विशालकाय युद्ध हाथी। कागज पर शाही सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन युद्ध के मैदान में तुर्कों की रणनीति बिल्कुल अलग थी। तुर्क घुड़सवारों की सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी हुई थी, जो बिजली की रफ्तार से हमला करती और फिर पीछे हट जाती। वो भारतीय सेना को लगातार थकाते रहे। भारतीय सेना, जिसमें हाथियों का बड़ा दल था, इस तरह की तेज गति वाली लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। तुर्क घुड़सवारों के लगातार हमलों के सामने शाही सेना टिक नहीं सकी। 27 नवंबर 1001 को पेशावर की लड़ाई में शाही सेना की एक भयानक और निर्णायक हार हुई। इतिहासकार अल-उतबी के शब्दों में, तलवारें बादलों में बिजली की तरह चमक रही थीं और खून के फव्वारे डूबते सितारों की तरह बह रहे थे। इस लड़ाई में 5,000 से 15,000 भारतीय सैनिक मारे गए, लेकिन सबसे बुरा होना अभी बाकी था। महाराजा जयपाल को उनके 15 बेटों और पोतों सहित बंदी बना लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर गजनी की सड़कों पर घुमाया गया। उनका भारी अपमान किया गया। उनके गले से बेशकीमती हार छीन लिया गया। एक बड़ी रकम और 50 हाथी चुकाने के बाद उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन इस हार और अपमान का जख्म इतना गहरा था कि वो कभी भर ना सका। राजा जयपाल के लिए यह सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, ये उनके क्षत्रिय धर्म और उनके सम्मान की हार थी। उस समय के हिंदू परंपरा के अनुसार एक राजा जिसे दुश्मन ने 2 बार हराया हो और बंदी बनाया हो, वो शासन करने के योग्य नहीं माना जाता था। जयपाल को लगा कि एक राजा जो अपने देश की रक्षा नहीं कर सका, जिसे दुश्मन ने बंदी बनाकर अपमानित किया हो, उसे जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस अपमान के साथ नहीं जी सकते। उन्होंने अपने बेटे आनंद पाल को राजगद्दी सौंपी। फिर उन्होंने अपने लिए एक चिता बनवाई, अपने बाल मुड़वाए और एक सच्चे कर्मयोगी की तरह शांत मन से उस धधकती आग में प्रवेश कर गए। यह आत्महत्या नहीं थी, ये सम्मान की अंतिम रक्षा थी। ये एक राजा का अपने गौरव और अपनी प्रजा के आत्मसम्मान के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान था। जयपाल की चिता की आग ने सिर्फ उनके शरीर को नहीं जलाया, बल्कि पूरे उत्तर भारत के राजाओं के ज़मीर में एक चिंगारी लगा दी। पिता की चिता की आग में आनंदपाल का दुख, क्रोध और संकल्प तप कर फौलाद बन गया था। उन्होंने उसी आग की कसम खाई कि वो अपने पिता के अपमान का बदला लेंगे और इस विदेशी हमलावर को हिंदुस्तान की धरती से हमेशा के लिए खदेड़ देंगे।
वो अपने पिता से ज्यादा यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। आनंद पाल ने वो किया जो उस दौर में अकल्पनीय था। उन्होंने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं को भावुक संदेश भेजे। उन्होंने सदियों की आपसी दुश्मनी, सत्ता के लिए हुए अनगिनत युद्धों और पारिवारिक झगड़ों को भुलाकर धर्म और देश की रक्षा के लिए एक होने की अपील की। और जयपाल के बलिदान ने वो कर दिखाया था जो सदियों से नहीं हुआ था। भारत के राजाओं को पहली बार यह एहसास हुआ कि खतरा किसी एक राज्य पर नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व पर है। ये सिर्फ राजाओं का गठबंधन नहीं था, ये एक जन आंदोलन बन गया। लोगों में ऐसा अभूतपूर्व जोश था कि हिंदू महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए और गरीब से गरीब लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस महासेना को बनाने के लिए दान कर दी, ताकि भारत की रक्षा के लिए एक विशाल और अजेय सेना खड़ी की जा सके। इतिहास में पहली बार उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े राजपूत राजा एक दुश्मन के खिलाफ एक झंडे के नीचे एकजुट हुए थे। एक ऐसी विशाल सेना तैयार हुई जैसी सदियों से किसी ने नहीं देखी थी। ये विशाल भारतीय संघ 1008 ईस्वी में सुल्तान महमूद का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं अटक के पास छाछ के मैदान में आमने सामने हुईं। महमूद ने जब इस विशाल समुद्र जैसी भारतीय सेना को देखा तो वो भी हैरान रह गया। वो एक चतुर सेनापति था। उसने सीधे हमला करने के बजाय इंतजार करने का फैसला किया। उसने अपनी सेना के चारों ओर खाई खुदवाई और रक्षात्मक स्थिति में आ गया। दोनों सेनाएं 40 दिनों तक एक दूसरे के सामने डेरा डाले पड़ी रहीं। कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। भारतीय सेना का मनोबल हर दिन बढ़ता जा रहा था। आसपास के इलाकों से और भी लड़ाके उनके साथ जुड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महमूद इस बार बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ था एक पिता के बलिदान से जन्मा प्रतिशोध और भारत की अभूतपूर्व एकता। दूसरी तरफ था एक क्रूर सुल्तान का लालच और उसकी अजेय मानी जाने वाली सेना। 40 दिनों के इंतजार ने हवा में तनाव को इतना बढ़ा दिया था कि एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश का रूप ले सकती थी। और फिर वो दिन आया। वो लड़ाई शुरू हुई जिसे आज हम छाछ के महासंग्राम के नाम से जानते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसने लगभग इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे छाछ के उस ऐतिहासिक मैदान में। हम देखेंगे कि कैसे 30,000 निहत्थे गक्खर लड़ाकों ने महमूद की विश्व प्रसिद्ध घुड़सवार सेना में तबाही मचा दी थी। हम उस पल का गवाह बनेंगे जब सुल्तान महमूद ने अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार युद्ध के मैदान से पीछे हटने का फैसला कर ही लिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? किस्मत ने ऐसा कौन सा खेल खेला कि जीती हुई बाजी हार में बदल गई? एक हाथी ने कैसे हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया? और इस हार के बाद क्या आनंद पाल और उनके वंशजों ने लड़ना छोड़ दिया, या उन्होंने फिर से हमलावरों का सामना करने की हिम्मत दिखाई? और हम जानेंगे चंदेल वंश के उस महान राजा विद्याधर के बारे में जिसने महमूद गजनवी को कड़ी टक्कर दी और उसे 2 बार बिना जीते वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये सब जानने के लिए देखना ना भूलें भारत के वीर का अगला एपिसोड। अगर आप भारत के इन गुमनाम महानायकों की कहानियों से जुड़ना चाहते हैं और इतिहास के उन पन्नों को पलटना चाहते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।